गुड मॉर्निंग प्लस वन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। आपके जो है वो जो लॉज हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने किए थे उसके रिगार्डिंग हमने लॉ वो जो है न्यूमेरिकल करने हैं। लॉज हमने करे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो उसमें से आपके पास हम सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का न्यूमेरिकल। इसमें क्या है कि 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड इतने ग्राम ऑफ कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड था जिसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया तो उसने जो इतनी कॉपर हमें दिया। तो इसको हम जो है बेटा उससे कर सकते हैं। मतलब आप अपने उसके लिए जो है आपको ज़रूरत नहीं है इसको करने की। जो आप मैं रिएक्शन लिख रही हूँ कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कॉपर बनाया और वाटर निकल गया। ठीक है, तो इसमें जो मास ऑफ कॉपर जो है वो है 1.098 ग्राम और मास ऑफ कंपाउंड जो है आपका दैट इज़ योर कॉपर ऑक्साइड दैट इज़ योर 1.75 ग्राम। तो अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालनी है इतने में, तो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन 1.375 ग्राम में कैसे निकलती है? जितना मास ऑफ कॉपर है 1.098 अपॉन 1.375 जो है मास ऑफ कंपाउंड है मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास आई है बेटा। इसको अगर हम करते हैं तो ये आई अब आपके पास मेरे पास आई है। इसकी कैलकुलेशन जो है TDS है, मैंने पहले बोला कैलकुलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए करने। तो ये आई आपके पास 79.82, तो ऑलमोस्ट ये 80% के करीब है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जो अनदर एक्सपेरिमेंट है, मतलब अनदर एक्सपेरिमेंट किया इसमें, इसी न्यूमेरिकल में है ये कि अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो 1.178 ग्राम है। कॉपर वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया गया और उसमें कॉपर नाइट्रेट बना और दैट कॉपर नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। मतलब दोनों के केस में आपके पास कॉपर भी है कॉपर ऑक्साइड है, पर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ क्या था, आपके पास कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, कॉपर बना, तो कॉपर का अमाउंट कितना बना वो दिया हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का जो है आपको मास दिया है। बट इस वाले एक्सपेरिमेंट में, नदर एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कॉपर जो है वो कॉपर नाइट्रेट सॉरी HNO3 के साथ कंबाइन करा और बैलेंसिंग नहीं हम करेंगे तो ये कॉपर नाइट्रेट बना। क्या बना? ये कॉपर नाइट्रेट। और इसका जो बैलेंसिंग जो है वो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगी और इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है ना, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है, राइट, और NO2 गैस भी निकलती है। तो बैलेंसिंग हमने नहीं की। तो अब ये जो कॉपर नाइट्रेट है बोल रहा है, इसको जब हीट किया कॉपर नाइट्रेट को, तो ये जो है ये बना आपके पास कॉपर ऑक्साइड बना और प्लस आपके पास NO2 गैस निकली। ये भी मैंने बैलेंस नहीं किया, मैं वैसे बता रही हूँ कि यहाँ पे कॉपर देखो यहाँ से चला और कितना ग्राम ऑफ कॉपर यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये है 1.17। तो 1.178 ग्राम कॉपर जो है वो कंबाइन किया HNO3 के साथ, तो उसने जो है वो कॉपर नाइट्रेट बनाया। फिर इस कॉपर नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हमारे पास क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का जो मास है वो है 1.476। ठीक है, यहाँ एक्सपेरिमेंट अलग है, ऊपर वाले में एक्सपेरिमेंट जो है अलग है, पर दोनों में कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ भी हम परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल देंगे, किसकी? कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड में। तो कैसे निकलेंगे? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगी? जो कॉपर का मास है 1.178 डिवाइडेड बाई 1.476। ठीक है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जो अगर इसको हम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आई वो आपके पास आई, ये भी इतने के करीब ही आई। ये आई आपके पास 79.82। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राउंड ऑफ में 80% ये बन गया, 80% ये बन गया। तो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यहाँ पे हमने कॉपर को फिक्स किया। अगर आप ऑक्सीजन को करना चाहते हो कि ऑक्सीजन को फिक्स करना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या करेंगे? आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास ये है कॉपर ऑक्साइड का मास, ये है आपके पास कॉपर का मास। तो इतना लंबे चौड़े में हमें
में नहीं पड़ी। आप क्या कर सकते हो, हमने सीधे ही कॉपर की परसेंटेज निकाल दी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इस तरह से आपको नहीं मिलेगा बुक में। आपकी जो बुक में है वो क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली है, तो ऑक्सीजन के मास निकाला है, तो क्या हो जाएगा, इतने में से ये घटा दिया तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो सेम जहाँ हमने ये डिवाइड बाई ये किया, अगर ऑक्सीजन के केस में करना है तो ऑक्सीजन का जो मास इसको घटा करके आएगा उसको डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। और दैट में माइट बी इक्वल टू 20%, क्योंकि दोनों का परसेंटेज में अगर 80 अगर कॉपर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 20 आपका ऑक्सीजन करेगा। सिमिलरली यहाँ भी आपने ऑक्सीजन का ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है कॉपर ऑक्साइड का दिया हुआ है और यहाँ कॉपर का दिया है। आपने कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का घटा दो तो ऑक्सीजन का बच जाएगा। परसेंटेज निकालनी है फिर ऑक्सीजन की, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो मास आया डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो भी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब आएगी। तो इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप जिस मर्जी से कर लो, किसी एक के मास को फिक्स कर लीजिए, अगला जो है वो आपका आएगा। तो आपने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसी एक एलिमेंट की। जैसे हमने यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट की, तो कितने की कि परसेंटेज का मतलब कितना है कि 100 में से कितना पार्ट जो है वो कॉपर का है, तो अगर वो बराबर आता है तो हमारे पास वो क्या होगा, इट प्रूव्स दैट इट इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास अनदर न्यूमेरिकल है, वो है आपके पास यहाँ पे 22 जो हम करते हैं, ये है आपके पास मल्टीपल प्रपोर्शन का। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर कंटेन्स 5.93% एंड 11.2% ऑफ हाइड्रोजन। मतलब दो कंपाउंड है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है H2O2, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या कंटेन करता है ये, 5.93% जो है हाइड्रोजन और 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में है, ये जो परसेंटेज है वो वाटर में है। तो बोल रहा है शो दैट द डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे बेटा, क्या किया हमने, देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक H2O2 है और एक आपके पास जो है वो H2O है। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो है 5.93% है ना, 3% किसकी, हाइड्रोजन की, और इसमें जो परसेंटेज है वो है 11.2%। इसका मतलब है कि अगर हम मास, सारे जो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने लॉज किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास, तो परसेंटेज में जब भी दिया हो इसका मतलब है 100 आपके पास जो है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है, उसमें से 5.93 ग्राम जो है वो H2 का मास है। तो मास ऑफ H2 इन H2O2 इज इक्वल टू 5.93 ग्राम में कर लिया। और दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 जो है वो 100 माइनस 5.93, और ये मैंने जो है वो अभी यहाँ पे किया था, तो ये वैल्यू जो आई थी पता नहीं कहाँ किया था, यहाँ किया था, तो पता नहीं कहाँ किया, चलो कर लेते हैं हम। तो ये जो वैल्यू आई 100 में से जो है घटा दीजिए, टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो है 5.93, तो इसको घटा दीजिए, तो 100 में से 5.93 घटे 100, 10 में से 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, 94, तो ये आई 94.0 ग्राम आपकी ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, तो ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने जो है वो क्या करना है कि आपके पास किसी एक का मास को फिक्स कर देना है, मतलब एक का, मतलब अगर आपके पास हाइड्रोजन को कर लो चाहे ऑक्सीजन को कर लो, किसी को भी कर लो, तो अगर हम क्या करते हैं कि आपके पास 5.93 ग्राम ऑफ H2 कंबाइन विद इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे कर सकते हैं, तो 5.93 ग्राम H2 कंबाइन विद ऑक्सीजन इन H2O2 इज इक्वल टू कितने, 94 इतने ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को फिक्स किया मैंने, तो 1 ग्राम जो क्या करेगी 94.07, तो अपॉन ये आपके पास जो है वो किसकी परसेंटेज आ गई, किसका वो आ गया पार्ट, हाइड्रोजन का। ठीक है,
सिमिलरली हम वाटर में करेंगे। वाटर में क्या है आपके पास, वाटर में जो H2 के जो मास है वो है 11। तो मास ऑफ H2 गैस इन वाटर इट इज़ इक्वल टू 11.2 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना हो जाएगा, इतना माइनस 11.2। तो ये आ गया आपके पास 8, 10 में से 9 में से गया 8, 98 टू 10, 1 2 9 10, ठीक है 98 ग्राम। तो इसमें भी हमने जो है वो वैसे ही लिखना है क्या, 11.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन कितनी 98.89। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 98.89 11.2, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने किसका मास फिक्स किया, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स किया। तो मतलब ये जो मास है वो एक हाइड्रोजन का आएगा डिवाइड करके, जो यहाँ किया हमने, ये एक हाइड्रोजन का मास है कि एक हाइड्रोजन जो है लेते हैं तो ऑक्सीजन कितने कंबाइन करेगी। तो आपके पास तो ऑक्सीजन का जो ये जो परसेंटेज आएगी ये ऑक्सीजन की आएगी। तो ये परसेंटेज जो है वो आपके पास आई बेटा ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी वो रेशो लेना है इनका। इसको जो है वो कीजिए डिवाइड कीजिए और इसको भी डिवाइड कीजिए। तो ये देखो आपके पास जो है लगभग लगभग जो है 99, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे लगभग लगभग जो है वो 94, तो ये 96 आ गया 6। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ कितना आया, मतलब जो भी इसकी वैल्यू जो है निकाल लीजिए। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं है, जो भी आएगा ये 1:2 जो है परसेंटेज आएगी। इसको निकाल करके परसेंटेज आपने देख लेनी है, ठीक है। अगला आपके पास है न्यूमेरिकल कि देखो एलिमेंट A एंड B कंबाइन टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, 0.3 ग्राम ऑफ A प्लस 0.4 ग्राम ऑफ B, ये कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ A प्लस 40 ग्राम ऑफ B, ये बना, ठीक है। तो इसमें बोला शो दैट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमारे पास 2 हैं, एक जो है 3 ग्राम कंबाइन कर रहा है, दूसरा 4, एक में 18 दूसरे का 48। तो हम क्या करेंगे, एक को फिक्स करेंगे। तो हम किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। तो हम जो है इसको करेंगे कि 3 ग्राम जो है कंबाइन किया, तो 1 ग्राम जो करता है तो कितना आ जाएगा, मतलब 3 ग्राम जो है 0.3 ग्राम ऑफ A कंबाइन विद B इज इक्वल टू कितना 0.4 ग्राम। तो 1 ग्राम जो है वो कितना करेगा 0.4 अपॉन 0.3, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 1 3 3 3, ये आया आपके पास, इतना है ना। और इसमें जो है अगर आपने क्या बोलते हैं, ये आपके पास इतनी परसेंटेज इसकी, सॉरी इसका इतना 1 ग्राम ऑफ A कंबाइन करता है, तो आपके पास ये परसेंटेज आई B की, ठीक है। सिमिलरली आपने पास जो है वो अगले में है 48 ग्राम ऑफ A, 18 ग्राम ऑफ A एंड 48 ग्राम ऑफ B। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 18 ग्राम ऑफ A कंबाइन विद B इज इक्वल टू 48 ग्राम। तो एक जो है 48 अपॉन 18, ठीक है, इसको जो है वो डिवाइड कर लीजिए। ये आ गया आपके पास 6 के साथ करते तो 8 6 48 एंड ये, तो ये आ गया आपके पास जो है वो 8/3, इसको जो है कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 6 और 2 बचा 6 6, ये आया है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2.66 आया, यहाँ पे 1.33 आया। तो हमने क्या किया, किसकी परसेंटेज, हम क्या बोल रहे हैं कि एक का हम फिक्स कर देते हैं। किसका फिक्स किया हमने, ए का फिक्स कर दिया, मतलब 1 नंबर पे। तो कितना बी की कंपोजिशन कितनी आई 1.33 ग्राम, मतलब बी 1.33 ग्राम एक के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 18 ग्राम जो है वो ए जो है बी के साथ इतना, बी जो है वो इतना कंबाइन करता है। तो अगर 1 ग्राम हो ए तो बी कितना कंबाइन करेगा, ऑब्वियसली कम करेगा, तो करेगा 2.66। यहाँ कैलकुलेशन इजी थी तो मैंने कर दी। अब इसमें हमने वही बोला ना कि जब फिक्स करा हमने ए का मास फिक्स कर दिया, तो बी में बोल रहा है सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। तो बी का जो रेशो है वो आ जाएगा 1.333 रेशो 2.66, ऐसे आया ना। तो ये आप लगभग क्या है 1:2, तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है। तो हेंस योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन प्रूव्ड। 2 न्यूमेरिकल हमने इसके कर लिए। उसके बाद आसान है बेटा, आपको सिर्फ बस क्या करना है, यूनिटरी मेथड जो होता है ना
यूनिटरी एक को फिक्स करना है, मतलब एक का हमने क्या करना है, जैसे सपोज आपके पास जो है वो 10 रुपये की जो है वो 10, ऐसे देखो सिंपल यूनिटरी मेथड में कि 10 रुपये की जो है वो 2 पेंसिल्स आती हैं। कितनी आती हैं? 2 पेंसिल आती हैं। तो यूनिटरी मेथड में क्या 1 रुपये की कितनी आए, 1 रुपये की कितनी आएगी? 2/10, ठीक है। और 5 रुपये की कितनी आएगी? 2/10 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस तरह से हम जो है वो यूनिटरी मेथड को ऐसे करते हैं कि आपको एक के लिए जो है करना है, एक की जो है वो एक की कंट्रीब्यूशन निकालनी है। अगर उसमें सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है तो वो आपका जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब अनदर है, यहाँ भी जो है वो 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। कॉपर सल्फाइड कंटेन 66.5% कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड कंटेन 79.9% कॉपर। सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन 40% सल्फर। शो दैट डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे बेटा आपको जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसको करना है। तो ये भी मैंने कहीं किया हुआ था पर पता नहीं, अब कोई बात नहीं, इसको जो है इसको करना है। लॉ क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला ये है, कॉपर सल्फाइड कंटेन्स 66.5%। क्या? कॉपर, मतलब ये क्या है? कॉपर की, कॉपर सल्फाइड जो है टोटल उसकी 100 है, तो उसमें से 66.5% जो है कॉपर की कंट्रीब्यूशन है। तो हम बोलेंगे मास ऑफ कॉपर जो है वो है 66.5 ग्राम। और मास ऑफ कॉपर सल्फाइड कितना हुआ? मास ऑफ कॉपर सल्फाइड इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो मास ऑफ कंपाउंड जो है वो 100 हो गया, उसमें से कॉपर की जो है वो 66.5 हो गई। तो ऑक्सीजन की कितनी होगी? ऑक्सीजन सॉरी सल्फर की कितनी होगी? मतलब इसमें सल्फर ही है, तो कॉपर की कितनी होगी? तो कॉपर की 66.5 को 100 से घटा दो तो कॉपर की कंपोजिशन हो गई। तो हमने यहाँ पे कॉपर की नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अभी करते हैं। दूसरा आपके पास है कॉपर ऑक्साइड कंटेन 79.9% कॉपर। अब एक नज़र कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इट कंटेन्स 79.9% कॉपर, ठीक है। तो मतलब मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 79.9%, ठीक है। हाँ जी, तो हमने जो है वो इसमें मास ऑफ वो भी निकालना पड़ेगा बेटा। सल्फर, मास ऑफ सल्फर का मास जो है वो 100 में से 66.5 घटा दीजिए 5 4 एंड यहाँ पे आया 9 3 34.5 ग्राम सल्फर का आ गया। यहाँ पे जो है वो मास ऑफ कॉपर इतना आ गया, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 79.9, तो ये आ गया 1, यहाँ आ गया 0, तो 9 में से यहाँ पे आ गया 2 आई थिंक। तो 9 9 1 10 9 1 10 7 2 9 1 10 पूरा ठीक है। इतने ग्राम किसकी आ गया? मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, राइट। ये हमने जो है वो जो है ये निकाल लिया, मास ऑफ सल्फर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा हम क्या करेंगे? देखो ऐसे बनाएंगे, और बोल रहा है कि मास ऑफ सल्फर रेजिड्यूल क्या बोला है? सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन इतने सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन्स 40 ग्राम सल्फर एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन्स 60 ग्राम ऑक्सीजन। ये आया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो सल्फर जो है वो कितना है? 34.58। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपके पास 20.19, ठीक है। अब आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए, बोल रहा है यहाँ पे देखो 2 कंपाउंड है, कौन कॉमन है? यहाँ पे कॉपर कॉमन है, सल्फर आपके पास डिफरेंट है। तो क्या बोल रहा है? सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं जो किसी फिक्स्ड मास से जो है कॉपर के किसी फिक्स्ड मास से जो है वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे यहाँ पे जो है इसने कॉपर सल्फाइड बनाया,
इधर जो है आपके पास जो है वो इसने जो है वो कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे नहीं आएगा, मैं यहाँ देती हूँ यार, सल्फर एंड योर ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्होंने बनाया सल्फर ट्राईऑक्साइड। और ये सल्फर जो है वो सल्फर के साथ करते हैं ये कंबाइन, कॉपर जो है कंबाइन कर रहा है तो बनाया कॉपर सल्फाइड, इधर बनेगा कॉपर सल्फाइड और इधर बनेगा कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आपके पास कॉपर आएगा, कॉपर कॉपर, और इधर बनेगा सल्फर। हाँ ठीक है जी, ये सल्फर ऑक्सीजन एंड कॉपर, तो कॉपर सल्फाइड जो है ये जो आपके पास कॉपर सल्फाइड बना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना और यहाँ से जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। तो हमारे पास क्या था कि अगर हम यहाँ पे ये जो कॉपर है इसके मास को फिक्स कर देते हैं तो उसमें से इसका मास फिक्स कर देंगे तो सल्फर कितना कंबाइन कर रहा है कॉपर के साथ, यहाँ भी इसका फिक्स का मतलब है एक का करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास जो है वो कॉपर जो है 66.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ इतना, तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 66.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन विद सल्फर इज इक्वल टू जितना हमने हमें दिया हुआ है तो 34.5 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितना कंबाइन करेगा सल्फर के साथ, 34.5 अपॉन 66.5, इसको हमने निकालना है। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखिए 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन विद, मैं दोबारा इसको करूँगी अगर आपको नहीं समझ आया होगा, कंबाइन विद सल्फर इज इक्वल टू कितना आया था ये 20.19 ग्राम। तो एक कितना करेगा ऑक्सीजन के साथ 20.19 डिवाइडेड बाई 79.99 है ना, जो इसकी वैल्यू आई और जो इसकी वैल्यू आई इनका क्या करेंगे हम, दिस रेशो दिस, तो मतलब सपोज ये x आया और ये y आया तो ये आ गया x अपॉन वाई, ठीक है। सिमिलरली सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर जो है इसमें जो है वो आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन्स, अब सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो है 40 ग्राम सल्फर है तो 40 ग्राम ऑफ सल्फर जो है इन दोनों का हमने रेशो निकालना है। 40 ग्राम आपके पास सल्फर है तो 40 सल्फर आपने ऊपर रखना है और 60 आपने नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3, तो ये आ गया 2/3%। और यहाँ की जो परसेंटेज है वो भी मैं बता ओके अब इसके जो मैं वैल्यू कैलकुलेट करके की 33.5 डिवाइडेड बाई दिस, ये तो सिंपल ही था, इसका तो 0.53 ग्राम आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.251 ग्राम आई। अब क्या है इनके दोनों का मैंने बोला रेशो निकालना है, रेशो निकाला तो 0.5303 रेशो 25:1 इनका रेशो निकाला तो कितना आ जाएगा इसका, ये लगभग 25 है, ये लगभग 50 है ना, तो ये आ जाएगा 2:1। तो 2:1 किसका, हमारे पास सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो रेशो आया, सल्फर एंड ऑक्सीजन का हुआ 2:1 मतलब 2/1, और इसमें भी सल्फर कितने है 40 और ऑक्सीजन कितनी है 30, तो ये आ गया 2/3 रेशो, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 3/1 रेशो है ना, सिंपल होल नंबर रेशो। तो इस तरह से हमने जो है वो करना है। अब दोबारा सुन लीजिए, जब आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल का जो क्वेश्चन आता है, अब रेसिप्रोकल में आपके पास क्या दिया हुआ था, कॉपर सल्फाइड जो था वो कंटेन कर रहा था 66.5 ग्राम कॉपर जो है वो कॉपर कंटेन कर, उसमें से हमने सल्फर निकालना है। तो जब भी आपके पास परसेंटेज में बात होती है तो इसका मतलब होल का जो मास है, होल कंपाउंड का जो मास है 100 है, तो उसमें से 100 में से कॉपर का 66.5 है तो सल्फर का कितना होगा, 100 में से घटा दीजिए तो हमारे पास 34.5 ग्राम आया, ठीक है, ये हमने किया। सिमिलरली अनदर कंपाउंड में कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या है हमारे पास सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों कॉपर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये है हमारे पास,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स इतने परसेंटेज, तो इसमें जो है मास ऑफ कॉपर जो आ गया 79.9 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको घटा दीजिए 100 में से, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटा ये भी हमने कर लिया कि सल्फर ट्राईऑक्साइड कंटेन 40 ग्राम सल्फर एंड 60 ग्राम आपकी ऑक्सीजन। परसेंटेज में तो हमेशा वैसे ही करना है। अब आपको मैंने यहाँ बताया कि क्योंकि आपको देखा कि कॉपर के साथ कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें सल्फर जो है एक ही कंपाउंड के साथ कंबाइन कर रहा है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। एक बना रहा है कॉपर सल्फाइड, दूसरा बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, और थर्ड जो है आपके पास आपस में कंबाइन करके वो सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं। तो बोला क्या है अगर कि इनमें से अगर हम जिसके साथ ये अगर ये जो सल्फर एंड ऑक्सीजन है ये सेपरेटली कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ कॉपर से कंबाइन करते हैं, तो जो उसमें जो जिसमें वो कंबाइन करे अगर उसमें हम उसका रेशो लेते हैं तो वो रेशो जो है इनके आपस में कॉम्बिनेशन के रेशियो के सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो कैसे किया हमने। अब यहाँ पे 66.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो है वो सल्फर के साथ कंबाइन करता है इतने ग्राम सल्फर से। अब यहाँ पे कॉपर फिक्स तो नहीं है ना, यहाँ पे 65 ग्राम है कॉपर, यहाँ पे 79. तो हमने फिक्स करना है। फिक्स हम कितने कर सकते हैं 1, तो हमने 1 पे कर लिया कि अगर 66.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन विद सल्फर और इतने ग्राम ऑफ सल्फर से कंबाइन करते हैं तो 1 ग्राम अगर हम सल्फर लेंगे तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर लेंगे तो सल्फर कितना होगा। तो उसमें हमने क्या करना, सल्फर डिवाइडेड बाई मास ऑफ कॉपर। तो एक इसमें मतलब क्या हुआ कि जब कॉपर का मास हमने फिक्स कर दिया 1, तो सल्फर उसमें कितना उसमें कंबाइन किया होगा, तो उसमें कंबाइन किया होगा 0.5 कम है ना। देखो जब 66.5 था तो आपके पास जो थी वैल्यू 34.5 थी, जब आपके पास 1 है तो ये बहुत कम वैल्यू आ गई, तो कम आई है ना। सिमिलरली आपके पास यहाँ कॉपर जो है वो 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर है, वो कंबाइन करा आपके पास सल्फर के साथ, कितने सल्फर के साथ 20.1 ग्राम के साथ। तो एक हमने यहाँ भी फिक्स करना, ये तो है कि फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर के साथ कंबाइन करना है दोनों को। तो फिक्स मास हमने कर दिया 1 तो उसमें जो है सल्फर का कितना मास हुआ और ऑक्सीजन का कितना मास हुआ उन दोनों का निकाल लेंगे रेशो। तो रेशो हमारे पास आ गया 2:1। अब थर्ड हमने क्या किया कि जब सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करे तो उनमें जो मास परसेंटेज है, सल्फर है 40 ग्राम और ऑक्सीजन है 60 ग्राम, तो उनका भी रेशियो फाइंड आउट कर लिए तो आ गया 2:3। तो इसका रेशियो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो है रेशियो उसको अगर हम किया तो 2/1 रेशियो 2/3 तो आ गया 3:1। तो मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो हेंस दिस लॉ इज प्रूव्ड। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू योर ऑल द लॉज। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके पास जो 5th लॉ है उसका न्यूमेरिकल मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, अगर आपको दिखेगा तो आप मुझे बताना। ओके, अब हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है क्या है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है। डाल्टन जो है वो बेटा डाल्टन ने बहुत मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन दी है। जॉन डाल्टन ने उसने जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उस एटॉमिक थ्योरी को करने से पहले उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स थे दैट वी शुड नो दैट पोस्टुलेट्स। क्या मैटर के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो मैटर है वो एक्सट्रीमली जो है वो इंडिविजुअल इंडेस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो जो मैटर है वो किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इंडिविजुअल वाले डिवाइड नहीं होना, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब टूटेगा नहीं, अब तो टूट जाता है, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट थॉट दैट मैटर वुड बी ब्रोकन। ओके, तो इंडेस्ट्रक्टिबल है और अल्टीमेट पार्टिकल कॉल्ड एज अ एटम। ये डेफिनेशन ऑफ दिस इज अ पोस्टुलेट ऑफ योर डाल्टन्स थ्योरी। दूसरा है बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब एटम्स एक ही एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं इन शेप, इन साइज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम क्या हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है ना। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। तो जो एटम ऑफ या सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का एक एटम है, एक और एटम है, एक और एटम है। तो इस सब जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। उनकी शेप भी बराबर होगी, एक जैसी होगी, साइज एक जैसा होगा, मास उनका बराबर होगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी एक जैसी होंगी। तो सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी इज
एटम्स ऑफ डिफरेंट, जहाँ हमने सेम की बात की वहीं हम किसकी करेंगे, डिफरेंट एटम्स की करेंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट मतलब एटम ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलर, एटम ऑफ सोडियम इज बिगर। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो डिफरेंट होंगे ऑल रिस्पेक्ट, चाहे मास ले लीजिए, चाहे शेप ले लीजिए, चाहे साइज ले लीजिए, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज ले लीजिए। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट है, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब कोई चीज़ कंबाइन करती है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इट केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी हैपेंड, तो उसमें जो है वो एटम्स के लेवल पे जो है पार्टिसिपेशन होती है, एटम्स के अंदर की चीज़ें पार्टिसिपेट नहीं होती हैं। जैसे सपोज आपके पास H2 है ना, प्लस आपके पास क्लोरीन है, ये बना आपके पास HCl। तो ये क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन जो है क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें जो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, तो 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे। और यहाँ पे जो है वो ये बन गया HCl। तो वो रिएक्शन जो होगा ना, तो क्या होगा, पहले ये जो एटम है ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, इसके भी एटम जो है अलग अलग हो जाएंगे, फिर इसका एटम इसके साथ कंबाइन कर लेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होती है मैटर की, उसका एटॉमिक लेवल पे होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है जो टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगला पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, ठीक है ना, कंपाउंड एटम। यहाँ मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड एटम बोला है। क्या बोल रहा है कि जो एटम जो है वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर उनका जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सोडियम एंड क्लोराइड ने आपस में कंबाइन करना है, तो सोडियम क्लोराइड में जो रेशो है सोडियम का एंड क्लोरीन का, वो कैसा होगा, फिक्स होगा। ये हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी कर लिया, मास ऑफ कंजर्वेशन में भी कर लिया है ना, ये वही चीज़ है। दूसरा बोल रहा है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसा है, इमॉर्टल है, मतलब कोई ख़त्म हो, इनडेस्ट्रक्टिबल है, जैसे हमने पहले भी बात की, कैसा है, इनडेस्ट्रक्टिबल है, ना वो बन सकता है किसी से, ना ही वो टूट सकता है, ओके। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब वेन एवर देयर केमिकल रिएक्शन इज टू बी हैपेंड, तो क्या होगा, कहता कि उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन होंगे, सेपरेशन होगी एंड रीअरेंजमेंट होगी। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेपरेशन हुई फिर कॉम्बिनेशन हुआ, है ना, यही है। ऐसा नहीं है कि एटम में जो है वो कोई चेंज आनी है। तो ये आपके पास जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आ गई। अगला आपके पास है इसी में ही है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे जो है क्या क्या लिमिटेशन लगी। पहला लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन जो है वो लगी कि जो डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। मतलब यहाँ बोला उसने बट वो क्लियरली नहीं बोला, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब उसने जो है वो जो डाल्टन्स था वो उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तो जो की तो बात कर दी उसने कि फिक्स प्रोपोर्शन से होगा, बट वो जो है गैसियस वॉल्यूम के बारे में, गैसेस के वॉल्यूम के बारे में वो नहीं बोल पाया। दूसरा जो डाल्टन्स थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट वैलेंसीज, डिफरेंट मासेस। ये नहीं बता पाया कि क्यों जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट साइज, मास और क्यों होता है। थर्ड इसमें लिमिटेशन लगी कि जो डाल्टन्स थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर मतलब क्यों केमिकल रिएक्शन जो है होता है, ये डाल्टन जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा आपके पास है कि डाल्टन जो है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मतलब जो इसके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको जो है वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। थर्ड अगर नेक्स्ट फिफ्थ इसका जो इसकी जो ड्रॉबैक है दैट इज योर इट गिव्स नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एंड दैट ऑफ कंपाउंड। मतलब कि एटम्स के बारे में ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया कि वाई एटम इज अ अल्टीमेट पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी जो थी वो क्या थी, लिमिटेशंस थी।
अब है आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता है, पर मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम्स को वी कैन डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल दिया, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। है तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन। एटम को तोड़ा होगा तभी तो पता लगा कि उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तो उसके अंदर भी जो है वो और भी छोटे पार्टिकल जो हैं वो पाई बोसोन, हिग्स बोसोन, है ना, बहुत सारे जो हैं वो डिस्कवर कर लिए गए हैं। अलग अनदर जो पोस्टुलेट है मॉडर्न थ्योरी का, दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि एटम जो है वो उनका साइज जो है वो जो जो एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट जो हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते ऑल रिस्पेक्ट में। जैसे आपके पास आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स का मास अलग अलग होगा, हमने पढ़ा उस दिन 1H1 हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन के आइसोटोप का मास 1 है। 1H2 इस हाइड्रोजन का आइसोटोप का मास 2 है। इस हाइड्रोजन का मास आइसोटोप का 3 है। तो ये वाला जो है कि एटम जो है वो सेम एलिमेंट्स में नॉट हैव द सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, इसमें लिए आइसोटोप्स जो है यहाँ आ गया। अगला है पोस्टुलेट, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज़। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक योर आपके आइसोबार, जिसको हम बोलेंगे आइसोबार। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, आइसोबार नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। आइसोबार क्या होता है, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या है आइसोबार्स? आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है बेटा 20 है, इसका मास जो है वो 40 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, बट मास जो है वो 40 है। सिमिलरली आपके पास पोटाशियम का जो है वो मास जो है वो 19 है, बट हम इसके अलग अलग वो ले रहे हैं, अलग अलग टाइप ले रहे हैं, तो इसका मास जो है वो दिस है, ठीक है। तो इस ये जो है इनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोला? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उनको हम आइसोबार बोलते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक या दो जो है सिमिलर हो सकती हैं। देखो, लाइक योर मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? आगे आपके पास है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये उन्होंने भी बोला था कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये मॉडर्न ने भी बोला। उसके बाद बोल रहे हैं रेशियो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइंड मे बी फिक्स्ड और इंटेग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। क्या बोल रहा है कि मास ऑफ जो है वो डाल्टन ने बोला कि वो सिंपल रेशियो से जो है वो कंबाइन करेंगे, पर ये बोल रहे हैं कि उनका जो है वो कंबाइन करेंगे वो फिक्स हो सकता है, बट उनका जो है वो इंटेग्रल बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल। बट वो जो है वो इंटेग्रल होता है मल्टीपल हो जाना, मतलब जैसे 1 जैसे आपके पास C6H6 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका में जो है वो मल्टीपल ऑफ CH, तो इसमें जो है वो इंटेग्रल है, मतलब आपके पास N जो है वो 6 है, ठीक है ना, दोनों को 6 से। तो बोल रहा है कि वो फिक्स्ड मास से होंगे, इंटेग्रल भी हो सकते हैं, बट उनका जो रेशो है वो ऑलवेज सिंपल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सुक्रोज, चीनी, C12H22O11, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ पे रेशो ऑफ कार्बन 12, 22, 11, तो कोई सिंपल रेशो नहीं है ना। तो फिर अगला आपके पास इसका जो डाल्टन की मॉडर्न के जो एटॉमिक थ्योरी की जो पोस्टुलेट है वो क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। ये भी है कि एटम ऑफ एक एलिमेंट का जो है हम दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम जो है हमारे पास, और यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर 92,
और इसका जो एटॉमिक मास है 235। ये बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है कन्वर्ट जो हैं वो टूटते जाते हैं, इनकी न्यूक्लियस टूटती जाती है तो नए एलिमेंट जो हैं वो बनते रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप प्लूटोनियम 94 239 एग्जाम्पल कर सकते हो। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में सो मैनी, आप फिजिक्स में काफ़ी पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि उसमें जो है वो आपके पास क्या होता है। ठीक है। और दूसरा आपके पास है मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। ये भी है कि मास ऑफ एटम जो है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने एक दी थी E=mc²। तो मास है, अगर कोई चीज़ विच आर हैविंग मास एंड इट इज़ क्या करें इसको जो है किसी सर्टेन वेलोसिटी से इसको अगर हम दौड़ाएं तो दिस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी। उसके बाद बेटा हम करेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ओके, गुड बाय।